बेसिकली देखा जाए तो आने वाले 2060 यानी 2060 तक दुनिया की 40% लैंड बैरन बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यानी विड्स भी नहीं आएगा। क्रॉप की तो बात छोड़ दो, वहां पे विड्स भी नहीं आएगा। जिस ढंग से आज हम फार्मिंग करने जा रहे हैं, जिस ढंग से हमारा क्लाइमेट चेंज का सामना हम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन जो हो रहा है, ये सब चीजों को देखते हुए जिस तरह से हमारे पूरे मेड़ खाली पड़े हैं या कहीं खेतों में हमारे मेड़ ही नहीं है, पूरा बरसात एकदम साल की बरसात बहुत ही कम दिनों में 20-30 डेज में ही पूरे एक साल की बारिश हो रही है। तो ऐसे स्थिति में हमारे खेतों से जो मिट्टी जो रन ऑफ होके जा रहे पानी के साथ में, उससे हमारी जो फर्टाइल सॉइल है, बेसिकली पहले कुछ सेशन में मैंने कहा है कि ऊपर जो टॉप सॉइल होती है 4 to 6 इंच, वही हमारी सबसे अच्छी सॉइल होती है। अगर वो सॉइल हमारी इरोजन हो जाए, वो पानी के साथ चली जाए, तो हमारी खेती में कुछ भी नहीं बचेगा। तो दुनिया भर की ऐसी 40% जमीन जिसमें कोई सॉइल कार्बन ही नहीं रहेगा, अगर जमीन के अंदर कार्बन नहीं है तो जमीन हमारे कुछ काम की नहीं है। तो सबसे खेती में, फार्मिंग में, जंगल में, कोई भी चीज में अगर सबसे अहम रोल का किसी का है तो है कार्बन का। हमें ऑक्सीजन चाहिए, जमीन को कार्बन चाहिए। अगर ये बैलेंस मेंटेन रहा तो ही पूरी इकोसिस्टम हमारी बनी रहेगी। तो आज के तारीख में हमारा दिन ब दिन जमीन के अंदर का कार्बन कम हो रहा है और ग्रीन हाउस कार्बन हमारा बढ़ रहा है। इसी वजह से एक क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री तक जा रहा है या कहीं पे बर्फबारी हो रही है। तो ये जो अब नॉर्मल परिस्थितियां आ रही है, उसका मेन रीजन है हमारा इस सॉइल कार्बन का एक साइकिल। तो इसको रिस्टोर करते हैं हम, तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी तरह से फार्मिंग विदाउट एनी इनपुट कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा इस सॉइल कार्बन के बारे में आपसे मैं कुछ बातें शेयर करूंगा, क्योंकि पूरे फार्मिंग का आपके घर में किचन गार्डनिंग करें, आपके घर में आप कुछ छोटा सा गार्डन बनाए, या आप खुद आपके इसमें कुछ फार्मिंग करें, तो जो भी आप करना चाहते हो, तो सबके लिए जरूरी है। एक मिनट, बारिश की आवाज आ रही है, थोड़ा सा मैं दार बंद कर देता हूँ। बारिश चालू हो गया ठीक से। मानसून की शुरुआत हो गई, बारिश चालू हो गई आज। अच्छा जी। तो ये जो सॉइल कार्बन का जो एक ये है साइकिल है, उसे पहले हमें समझना पड़ेगा। अगर हम समझ लेते हैं तो काफी सारी हमारी फार्मिंग आसान हो जाएंगी। फार्मिंग आप कहीं भी करो, आपके खेत में करो, गार्डन में करो, कहीं भी आप फार्मिंग करो, तो कहीं भी आप फार्मिंग करो तो आपका जो एक साइकिल, ये पूरा साइकिल बना रहेगा। तो अभी क्या करना है, कुछ सिंपल चीजें मैं आपके साथ में आज थोड़ा सा शेयर करूंगा। उसके बाद में आपने जो भी कोर्सेज के लिए ज्वाइन किए थे, आपने वीडियो देखे हैं, उस बारे में आपके कुछ प्रश्न होंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। राहुल जी, आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ महादेव जी, ठीक है आपके पास। क्या, क्योंकि बरसात हो रही है तो बरसात की भी आवाज काफी इसमें मिक्स हो जाएंगी। बरसात की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आई थिंक नॉइज कैंसिलेशन है। सही है, ठीक है, ओके ओके। तो बेसिकली हमें प्रकृति ने जो भी हमें दिया है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू है, इसीलिए प्रकृति ने उसे निर्माण किया है। इस चीज को हमें पहले देखना पड़ेगा, उसको समझ लेना पड़ेगा। तो प्रकृति ने क्या दिया है हमें? एम्पल सनलाइट है हमारे पास में, खेती के लिए पानी की जो व्यवस्था है, जितनी बारिश जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए जरूरत है उतनी बारिश वहां पे होती है। यानी देश भर में जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उस हिसाब से वो जोन बना है और उस हिसाब से उस एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न बना है। तो राजस्थान के लिए क्रॉपिंग पैटर्न अलग है, केरल के लिए क्रॉपिंग पैटर्न अलग है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात के लिए क्रॉपिंग पैटर्न अलग है। तो ये जो क्रॉपिंग पैटर्न बना है, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लिए क्रॉपिंग पैटर्न अलग है,
पश्चिम बंगाल के लिए क्रॉपिंग पैटर्न अलग है, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न बना है कोस्टल लाइन के लिए क्रॉपिंग पैटर्न अलग है। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि कौन से एरिया के लिए कौन सा एग्रीक्लाइमेटिक जोन है, उस हिसाब से कौन से क्रॉप उस एरिया में हमें लेने हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसी दृष्टि से जो पानी है हमारा, जो रेनफॉल होता है, उस दृष्टि से रेनफॉल होता है, उस हिसाब से हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए। तो सनलाइट, पानी और ईयर, ये तीन चीजें कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का रोल 99% इसी का रोल है। बाकी मिट्टी में से जो हम फर्टिलाइजर देते हैं उसका 1% से भी कम रोल इसमें है, यानी पॉइंट में कहेंगे तो भी हम चलेगा। लेकिन मिट्टी में बेसिकली ये सब चीजों का उपयोग करने के लिए हमें चाहिए सॉइल कार्बन, जिसे हम बायोमास भी कहते हैं। जमीन के अंदर जितना हमारा बायोमास रहेगा उतना पानी का पर्कुलेशन जमीन हो जाएगा, उतनी जमीन हमारी फर्टाइल बन जाएंगी, उससे हमारा उतना ह्यूमिडिटी बढ़ेगी जमीन के अंदर, वो क्रॉप के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा है। ये कैसे होता है ये सब चीजें का? जितनी अपनी जमीन, सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी अपनी जमीन किसी ना किसी नेचुरल वे से, नेचुरल तरीके से अगर वो कवर है तो आपकी क्रॉप अच्छी आएगी। बीड्स के बारे में कहूंगा कि जितने भी आपके पास बीड्स आएंगे, आपके घर के गमले में हो या कहीं भी हो, वो बीड्स आप वहीं से कट करके वहीं पे डाल दीजिए। जितना आपकी जो मिट्टी है वो कवर रहेगी ग्रीन ग्रीन मैन्योर से या ग्रीन पत्तों से, उतना आपका जमीन का सॉइल कार्बन जो जमीन के अंदर है वो इंटैक्ट रहेगा, और इस पत्तों की वजह से नया अपना जो बायोमास है जमीन का वो बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये समझना जरूरी है और इसका अप्लाई करना जरूरी है। ये 3-4 चीजों पे आप ध्यान रखेंगे तो बाकी ज्यादा आपको बाहर से कोई भी इनपुट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सिंपल चीजों को हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि लगता है कि ये खेती हमारा कुछ बस की बात नहीं है। तो ये चीजों के ऊपर आप फोकस करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, खेती में अगर हमें यील्ड चाहिए तो जरूरी है कि जो भी क्रॉप हम ले रहे हैं उसका सही स्पेसिंग हो। अगर स्पेसिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारी इसका यील्ड पे असर पड़ता है, हमारी फ्रूट क्वालिटी या जो भी हम उगा रहे हैं उस क्वालिटी पे असर पड़ता है। मान लो कि एक छोटा सा कमरा है 10 बाय 10 का, जिसमें 2 लोग आराम से रह सकते हैं या एक लोग आराम से रह सकता है। उस कमरे में अगर हमने 25 लोगों को अगर डाल दिया तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। तो कृषि में भी हम ये कर रहे हैं। अगर 1 एकड़ लैंड के लिए अगर 1 केजी या 2 केजी सीड की जरूरत है, सोयाबीन की या चने की या ज्वार की, तो वहां पे हम 30 केजी सीड डाल, वहां पे हम सीड डाल रहे हैं 30 केजी। इतना जरूरी है कि नंबर ऑफ पौधे हमें ज्यादा चाहिए कि हमें यील्ड ज्यादा चाहिए, देना नहीं है, हमें चाहिए यील्ड। हमारी यील्ड अच्छी होनी चाहिए, ना कि पौधे। ये कब होता है? जब जमीन के अंदर ये 3-4 चीजों का सही उपयोग होता है। सही ढंग से हमारी क्रॉप के लिए सनलाइट मिले, हवा मिले, पानी मिले और सही स्पेसिंग मिले, और जमीन के अंदर हमारा बायोमास हो, सॉइल कार्बन हो। ये चीजें होने के बाद में आपको कोई भी इनपुट बाहर के डालने की जरूरत नहीं है। इवन प्रकृति में जमीन के अंदर 1 स्क्वायर इंच में 1 इंच बाय 1 इंच का जो स्पेस होता है, अगर आपकी जमीन में सही सॉइल कार्बन है मोर देन 3%, अगर 3% आपकी जमीन में सॉइल कार्बन है तो आपके जमीन में कोई भी बाकी बाहर से डालने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उस 1 स्क्वायर इंच में करीब 3 करोड़ माइक्रोजीव वहां पे रहते हैं। तो इतना एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रकृति ने बनाया है, और वही माइक्रोजीव कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अपने क्रॉप के हिसाब से, अपने क्रॉपिंग के हिसाब से, जो अपने क्रॉप की जरूरत है, आपकी जो भी आपने क्रॉप ली है उसकी जरूरत से वो एक्टिवेट होते हैं, काम करते हैं। अभी जो एंजाइम की बात चल रही थी, तो एंजाइम वही काम करता है जिस जीवी के लिए जो भी जरूरत होता है वो प्रोवाइड करता है, और उस जीवी को बढ़ावा देता है, और उसी से वो जीवी अपने क्रॉप के लिए, ये साइकिल एक बार आप समझ लो। जो भी आपके खेत में क्रॉप है, प्लांट्स है, वो माइक्रोजीवी के लिए फूड बनाते हैं, खुद के लिए नहीं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश से जो भी पत्ते
अनाज लेते हैं वो जमीन के अंदर छोड़ देते हैं, और जमीन के अंदर जो माइक्रोजीव में वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। तो एक दूसरे के लिए ये प्रकृति सपोर्ट करती है। वो साइकिल हमने डिस्टर्ब किया। जमीन के अंदर एम्पल मात्रा में एनपीके है, एम्पल मात्रा में। अगर उसका एनालिसिस हम जो अभी सॉइल टेस्टिंग जो करते हैं, उस सॉइल टेस्टिंग हम 0.17% लैंड का करते हैं, 0.17 कंटेंट का। उसमें अगर ये हमने इतनी सी मिट्टी ली तो उसमें से ओनली 1.7 का टेस्टिंग होता है। लेकिन बाकी सॉइल में हमारा जो पड़ा है पूरा भरपूर मात्रा में, एनपीके हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी हो, और सब इतना पड़ा है जिसका कभी हमने एनालिसिस नहीं किया है। सॉइल टेस्टिंग में एनालिसिस होता है अवेलेबल फॉर्म में जो है उसका। ये अवेलेबल फॉर्म क्या होता है, ये इसको जरा आप ठीक से समझ लो। अवेलेबल फॉर्म में क्या होता है, मान लो कि आपके घर में चावल है, गेहूं है, ज्वार है, ये सब स्टॉक में पड़ा है। लेकिन आपके घर में जो इमीडिएट आप घर में जाके खाना खा सकते हैं, यानी चपाती या रोटी बनी है, सब्जी बनी है, चावल बना है, जो अभी इमीडिएट आप खा सकते हैं, उसे कहते हैं अवेलेबल फॉर्म, जो आप तुरंत खा सकते हो। बराबर है। तो हमारा जो सॉइल टेस्टिंग होता है लैंड का, वो अवेलेबल जो भी है जमीन के अंदर उसी का होता है। लेकिन जो स्टॉक पड़ा है जमीन के अंदर, जो घर के अंदर स्टॉक पड़ा है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये सबके लिए अवेलेबल फॉर्म में जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है हमारे जमीन के अंदर, अगर उसे अवेलेबल फॉर्म में हमें करना है तो क्या जरूरत है, जैसे घर में हमारे ज्वार है, चावल है, दाल है, सब कुछ है, सब्जी भी है, सब कुछ है। लेकिन घर में किचन में बनाने वाला कोई हमारे पास रसोई नहीं है। बराबर है। बनाने वाला घर में कोई नहीं है किचन में, तो हम नहीं बना पाएंगे ना। तो खाने बनाने वाला अगर कोई है तो उस घर में जो स्टॉक है उसका उपयोग है। अगर खाने बनाने वाला कोई नहीं है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट ऑनलाइन जाते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, पिज्जा बर्गर घर में आ जाता है और खा जाते हैं। वही हालत हमारी एग्रीकल्चर की हो गई है, क्योंकि जो स्टॉक में पड़ा है हमारे पास में, उसको बनाने के लिए खाना, हमारे पास जो माइक्रोजीवी चाहिए, वो जमीन के अंदर के पूरे माइक्रोजीव हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करके खत्म कर डाले हैं। तो जमीन के अंदर क्रॉप के लिए हमें खाने बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम यूरिया, डीएपी, जो रेडीमेड हमारा फास्ट फूड है, वो हम क्रॉप को देते हैं। जैसे कि सलाइन भी हम उसको कह सकते हैं, यानी टैबलेट पे हमारी खेती आ गई, सलाइन पे हमारी खेती आ गई। अगर ये माइक्रोजीव के हमें एक्टिवेट करना है, हमारे लाखों करोड़ों हमारे हमारे खेत में अगर ये सब सेफ बनाने हैं या रसोई वाले बनाने हैं, तो हमें माइक्रो जीवी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के दो टेक्निक होते हैं, एक जीवामृत, जीवामृत से करोड़ों जीवी मल्टीप्लिकेट होते हैं, और साथ ही साथ एंजाइम का उपयोग करने से, एंजाइम इज द कैटलिस्ट, जमीन के अंदर जितना भी आपका एनपीके पड़ा है, उस एनपीके को अवेलेबल फॉर्म में, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, मैग्नीज, ये सब को अवेलेबल फॉर्म में करने का काम एंजाइम करता है, क्योंकि माइक्रोजीवी नंबर ऑफ उसमें बढ़ते हैं। तो ये जब होता है तो क्रॉप का एक अपना साइकिल होता है। क्रॉप माइक्रोजीवी के लिए फूड देता है और माइक्रोजीवी क्रॉप के लिए फूड सप्लाई करते हैं। तो ये सिस्टम अगर चालू रहेगा तो एक बूंद भी आपके जमीन में कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल की जरूरत नहीं है। ये नेचर का अपना अपना साइकिल। साथ ही साथ नेचर काफी सारे माइक्रोजीवी नेचर में हवा में रहते हैं, काफी सारे इंसेक्ट, पेस्टिसाइड। इसको अटैक करने के लिए हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो मिक्स क्रॉपिंग होना चाहिए। अगर कोई अटैक भी आता है तो एक सिंगल क्रॉप के ऊपर अटैक चला जाता है, बाकी क्रॉप हमारी सेफ हो जाती है। दूसरा, ये जो मल्टीपल क्रॉप से हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, उसका कार्बन बढ़ता है हमारा। तीसरा है, हमें सब चीजों, न्यूट्रिशियस फूड, सभी चीजों हमारे घर में मिलते हैं। तो ये मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। मिक्स पैटर्न के बारे में कुछ चीजें मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, कि बहुत बड़ा टॉपिक है मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न का, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा आपके साथ में आपकी जो भी क्वेश्चंस है पर्सनली, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि मैं बात करने लगूंगा तो काफी लंबी बातें हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको सेशन में जो भी सवाल आपके मन में आए हैं
या प्रैक्टिकली जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसके चलते आपके मन में कुछ अगर सवाल है तो उसी के ऊपर हम पहले बात करते हैं। जी महादेव जी, या क्वेश्चंस लेते हैं। For the participants, I am giving you permissions to unmute yourselves. Let's take it one by one though. तो सुब्रमण्यम कट्टी जी ने पहले कहा था उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. Let him start. Then प्रशांत जी, you can ask later. I mean, ask after Subramani ji finishes. And then people who have questions, they can raise hands or maybe like just see amongst yourself कि कुछ chaos ना हो. I'm giving you permissions to unmute. So जिसके questions है, you can ask. और maybe if you want to put the questions on chat, आप chat box पर डाल दीजिए, मैं पूछ सकता हूँ आपके behalf पे. Anyway, which is comfortable with you. अगर आपको direct पूछना, you can ask. So I'm just opening कि आप लोग सब अपने आप को unmute कर सकते हैं. तो सुब्रमणि जी, you can unmute yourself and ask. Then प्रशांत जी, कुणाल जी, you can also ask. जय गुरुदेव महावीर महादेव जी। हाँ, जय गुरुदेव जी, बोलिए बोलिए। अरे क्या बढ़िया मिसाल दिया आपने अवेलेबल का और इसका, माइंड ब्लोइंग, रियली थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अभी मेरा जो प्रश्न है, दो प्रश्न है मेरा। एक है मेरा खेत में सैंडलवुड गोवा सीताफल का कॉम्बिनेशन है जो अभी अच्छा बन रहा है, पर एक सैंडलवुड प्लांट में अब अबाउट 20% लीव्स ड्राई हो रहे हैं। तो वो सिर्फ एक प्लांट से हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है शायद, या उसका इलाज क्या है? वो मेरा पहला प्रश्न। ठीक है। हाँ, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। बेसिकली सैंडलवुड हमारा पैरासाइट है। अगर होस्ट प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम है तो सैंडलवुड में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड थिंग, नीचे अगर कुछ फंगस लगा है तो वो एक रीजन हो सकती है। तीसरा रीजन, अगर एक्सेस वाटर उस प्लांट को मिल रहा है, सैंडलवुड को पानी की बहुत कम जरूरत होती है, अगर एक्सेस वाटर मिल रहा है तो वो भी एक बार आप चेक कीजिए। ये 3-4 रीजन हो सकते हैं। अगर पेड़ आपके 3 साल से बड़े हैं तो साल में एक बार उसका पतझड़ होती है, यानी पत्ते का गिरना भी होता है। तो ये 3-4 चीजें एक बार आप चेक कीजिए। वो 6 महीने का प्लांट है। 6 महीने का है? हाँ हाँ, नहीं तो पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। पानी एक्सेस वहां पे अगर पानी भी क्लॉट होता है, फंगस भी होगा। कभी सैपलिंग में भी थोड़ा सा फंगस आ जाता है साथ में। अच्छा। तो हाँ, तो छोटे प्लांट में नॉर्मली ये 10% आपका ये मॉर्टिलिटी रहेगी, फिर से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, राइट, मैं देखता हूँ। और दूसरा प्रश्न है, कुछ गोवा के प्लांट्स है ना, वो लीफ के नीचे वाइट पाउडर जैसा कीटाणु या पेस्ट है, उसको क्या कर सकते हैं? एंजाइम स्प्रे कीजिए आप एवरी 10 डेज 4 ml पर लीटर पानी के साथ में। 4 ml पर लीटर, ओके। बायो एंजाइम्स, हमारा संजीवनी रस जी, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। वो जमीन के ऊपर ही, जमीन पे भी और पेड़ पत्तों पे भी, दोनों। ठीक है, ये मिलीबग होता है, मिलीबग आपका चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स राहुल जी। Thank you. प्रशांत जी, you can go next. जय गुरुदेव महादेव जी। मैं तो आपका नमस्कार। बहुत पुराना फैन हूँ और जी, आपके जी। सारे कोर्स जो राहुल जी के जरिए अनाउंस होते हैं, मैं जरूर अटेंड करता हूँ। जी, चाहे वो धन्यवाद जी। वेजिटेबल फार्मिंग हो, मेडिसिनल फार्मिंग हो, जी, या जी, आपके जो चंदन के बारे में था, हर कुछ मैं बड़ा फैन हूँ आपका। जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह आप समझाते हो महादेव जी। मेरा ये प्रैक्टिकल सवाल है कि मैंने देसी बीज जो है ना 4 साल पहले तुअर का, अरहर का देसी बीज अपने फील्ड में लगाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और जी, जैसे आपने कहा, एक बूंद भी जो है आपको पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ता है, ना तो एक दाना आपको यूरिया डीएपी का, आपने बताए हुए तरीके से करने से नेचुरल फार्मिंग के मुझे या। पूरा अनुभव आ गया है। जी, जी, लेकिन फर्स्ट ईयर जब मैंने तुअर लगाया देसी बीज का, तो इसकी हाइट काफी ऊपर तक जाती है, मतलब वो फैलता है ऊपर, और ऊपर से जो है ना वो मानो सूरज के किरण जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहले साल तो हमने उसका ट्रिमिंग नहीं किया, जो ट्रिमिंग करते हैं 3 बार या ऐसे कुछ बोलते हैं,
तो मेरा ये सवाल है, उसके बाद में जब भी हमने ट्रिमिंग किया तो उसका प्रोडक्शन कुछ कम मिला हमें। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि फर्स्ट टाइम मतलब अभी जो लगाएंगे तो क्या इस साल एक तो 3x3 पे पहले लगाया था, फिर ट्रायल एंड एरर से हमने 3x6 पे लगाया, ताकि बीच में निमास्त्र वगैरह डालना लगे तो स्पेस होना चाहिए। तो ओवरऑल जो फर्स्ट टाइम हमने जंगल की तरह उसको बढ़ने दिया 3x3 पे लगा के, तो सबसे ज्यादा हमें प्रोडक्शन आया, और बाकी जो सालों में प्रोडक्शन घट गया। तो क्या ये जी देखिए जी जी कि जी हाँ, आप 2-3 चीजें इस बार कीजिए। अभी जस्ट खरीफ का सीजन स्टार्ट हो रहा है, अभी लगाना ही पड़ेगा अगर आपको। तो 2 रो का डिस्टेंस आप 6 फीट रखिए 2 रो में, और जी। सिंगल रो लीजिए, और 2 तोर के बीच में का डिस्टेंस है 1 to 1.5 फीट लीजिए। दूसरा, उसको फर्स्ट मंथ, उसके बाद में 3 हफ्ता, उसके बाद में 3 हफ्ता, उसको 3 बार उसको कटिंग कीजिए। ऊपर अच्छा। वाले ये जी जो भी आते हैं नए स्पोर्टिंग, यानी जी नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके बढ़ जाएंगे। जी लेकिन जब जब उसको फूल लगना चालू हो जाता है, तब उसको कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जी। ये जब विजिटिव ग्रोथ होती है उसकी, नॉर्मली हम अभी जून चल रहा है हमारा, अगर हम अभी जून बारिश हो जाएगी आपकी तो 20-25 तक आपकी अगर ये हो जाती है, तो जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक आपकी कटिंग, 15 सितंबर के बाद में कटिंग कुछ करनी नहीं है आपको। तो ये 3 बार आप उसके नंबर ऑफ ब्रांचेज जो भी, अभी एक कटिंग करने के बाद आपको 4 मिलेंगे, तो 4 को कटिंग कीजिए, 4 मिलने के बाद में 16 मिल जाएंगे, उसको कटिंग कीजिए, और उसके बाद में 32 आएंगे, उसको उतने ही कटिंग कीजिए। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके बढ़ जाएंगे और यील्ड भी आपको बेहतरीन मिलेगा। और स्पेसिंग जो है 6 बाय 1 या 1.5 फीट का आप रखिए, 2 पौधे में 1.5 फीट और 2 लाइन में 6 फीट, उतना आप ध्यान रखिए। और कंटिन्यूसली आप एंजाइम्स का स्प्रे कीजिए। और अगर बीच में नहीं होता है तो जब उसको फ्लावरिंग हो रहा है उस स्टेज में आप एंजाइम का यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ जो सेटिंग है वो सेटिंग आपकी बढ़ेगी, यानी फूल का जो ये है गिरना बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। कोई भी, और तुर को पानी भी कम लगता है, एक्सेस वाटरिंग में भी तुर काफी खराब होती है, उसका यील्ड भी कम मिलता है। तो ध्यान रखिए, जब फूल में है, उसको फूल लगे हैं, तब पानी कभी नहीं देना। अगर फूल लग रहा है और पानी देंगे तो उसकी विजिटिव ग्रोथ बढ़ेंगी, पत्ते बढ़ेंगे और उसके यील्ड आपको कम आएगा। तो ये चीज का भी आप ध्यान रखिए। जब फूल लगने बंद हो जाएंगे और उसमें फलियां आ जाएंगी, तब उस स्टेज में पानी देंगे, तो नंबर ऑफ आपके जो ये है अरहर के जो दाने हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है जी जी। और बीच में कोई आपको प्रॉब्लम आता है, अच्छा। हाँ, तो वो मुझे कॉल कीजिए, जी वो जी बेटर रहेगा। क्योंकि अभी तो काफी सारी चीजें थोड़ा सा भूल भी सकते हैं हम, लेकिन अगर प्रैक्टिकली जब आप कुछ खेत में जाते हैं तो मुझे कॉल कीजिए, हम चीजें डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत जी थैंक जी यू। जी। थैंक यू प्रशांत जी। कुणाल जी, आप पूछ सकते हैं। नमस्ते महादेव जी, मैं कुणाल सिंह बोल रहा हूँ जोधपुर से। जी जी आ, बोलिए बोलिए जी जी। मेरा ये है कि मैं बहुत ही छोटे लेवल पे एक छोटा सा किचन गार्डन कर रहा था। सारा मेरा कोकोपीट के अंदर है, कोकोपीट मीडिया यूज कर रहा हूँ मैं ऊपर वेजिटेबल्स के लिए। जी फर्स्ट ईयर वाज वेरी गुड, बट अब जो मेरे को यील्ड मिल रहा है उसमें, हालांकि मैं वर्मी कंपोस्ट ही यूज करता हूँ खाद के रूप में, इट इज कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, यही मेरा जो है सॉइल मीडिया है। लेकिन अभी जो मेरे को यील्ड मिल रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ। खास करके मैंने बैंगन लगाए थे तो बैंगन में मिली बग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, और भी बहुत सी पेस्ट आ जाते हैं। कुछ प्लांट मैंने पपीते के लगाए थे तो उसमें सारे पपीते के पेड़ पत्ते जो हैं वो मुरझा के पूरी तरीके से गोल होके खत्म हो जाए, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, फिर वो गोल होके खत्म हो जाते हैं। ये क्या समस्या है, मेरे समझ में नहीं आया। बेसिकली कोकोपीट में कुछ ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, खाली वो जब हम सैपलिंग बनाते हैं वेजिटेबल्स के, उसके लिए स्टार्टिंग में उसको खाली वाटरिंग लगता है, वाटर थोड़ा सा वाटर लेता है, ड्राई करता है, तो तब तक हम कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। बाकी रूटीन वेजिटेबल ग्रो के लिए कोकोपीट का उपयोग नहीं है। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट का अगर आप सॉइल और कंपोस्ट मिक्स करेंगे साथ में, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। वो थोड़ा सा वो मतलब आप कंपोस्ट और ये सॉइल, थोड़ा सा सॉइल भी होना जरूरी है और कंपोस्ट भी आप यूज कीजिए।
तो इसमें क्या परसेंटेज होना चाहिए सर, कोकोपीट, कंपोस्ट और कोकोपीट की आपको कोकोपीट की ओनली सैपलिंग बनाने हैं किसी वेजिटेबल्स का, आपको तो ही कोकोपीट यूज किए, अदरवाइज आपको घर में वेजिटेबल्स के लिए कोकोपीट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब हाँ मुझे सॉइल जो हमारे राजस्थान की जो बलुई मिट्टी है उसमें कंपोस्ट मिला के जी वही मैं बिल्कुल 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 हाँ वो वही मिट्टी जो आपके प्रदेश की मिट्टी है वही मिट्टी चलेगी, उसमें खाली कंपोस्ट मिला दीजिए आप। अच्छा, और जो भी आपके पत्ते गिर रहे वहां पे पतझड़ हो रही है उसका ही कंपोस्ट बनाइए और वो भी उसमें डाल दीजिए। थैंक और यू। थोड़ा सा उसमें एंजाइम का उपयोग कीजिए आप, तो एंजाइम से वो यही बालू में सवाल भी था। काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, यानी कि ये होते हैं मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स काम में आएंगे। तो कई जगह हम सजेस्ट करते हैं कि वो रेती भी यूज करे, बालू भी यूज करे, उससे भी जमीन को काफी सारे ये मिलते हैं शायद। हाँ, मेरा यही दूसरा सवाल था कि हम जैसे लोग जो कि हाउस गार्डनिंग करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं, तो ये जितने भी बायो एंजाइम्स हैं या जीवा अमृत वगैरह हैं, इनकी जरूरत हमें शायद इतनी नहीं पड़ती जितनी कि आप अगर एक बड़े खेत में करते हैं, तो ये उसको बनाना बहुत ही नहीं नहीं कई बार बहुत टाइम कुछ होता है। भी नहीं है। आप एक छोटा सा चॉकलेट का डब्बा लीजिए, चॉकलेट की बरनी होती है ना छोटी सी, 2 लीटर वाली या 3 लीटर वाली, हाँ 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 बस उतनी ही लीजिए। बस एक छोटी सी बरनी में आप 100 ग्राम जागरी लीजिए, हाँ, उसमें आप 300 ग्राम वेजिटेबल्स लीजिए अच्छा और 1 लीटर पानी लीजिए और उसको बंद करके रखिए, तो आपका अच्छा। आधा लीटर एंजाइम बन जाएगा। तो आधा लीटर एंजाइम आपके गार्डन के लिए आपको 6 महीने काम करेगा। अगर 5 थैंक लीटर यू। की जार में बनाते हैं आप तो आपको साल भर के लिए वो बस हो जाएगा, तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो नहीं तो रेशियो दिया है इसके 1:3:10 का वो आप फॉलो कीजिए। नहीं, वो ठीक है, पर इसमें सभी तरह की वेजिटेबल एक साथ डाल सकता हूँ या अलग अलग बनाऊंगा? कोई भी एक भी चलेगा, मल्टीपल भी चलेगा। अगर एक भी फल आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मल्टीपल फल है तो भी यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल वेजिटेबल डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली उसका 3 महीने फर्मेंटेशन होना जरूरी है, उसके बाद में उसको आप फिल्टर करके यूज कर सकते हैं। और यूज करना है ओनली 4 ml पर लीटर के हिसाब से, मैक्सिमम मिनिमम 2 ml पर लीटर। ठीक है, थैंक यू। जी जी। हेलो हेलो हाँ विजया जी बोल रहे थे, कुछ बोलिए। हेलो। हाँ रुचिका बोलिए बोलिए। हाँ, गुड गुड इवनिंग सर, मैं रुचिका बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे सर सीड्स हम सोइंग करते हैं सर, तो हाँ हाँ सीड्स करने के बाद में कितने दिन के बाद हमें बायो एंजाइम देना है और वो कितने दिन के बाद में सर हमें दूसरा एंजाइम उसमें यूज करना है सर, ये थोड़ा जानना था। सोइंग के बाद में 10 डेज के बाद में आप एंजाइम स्प्रे कर सकते हो जमीन पे ऊपर, क्रॉप के ऊपर, और एवरी 10 में। जी 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 सर। अप टू हार्वेस्टिंग। ओके। और सर जैसे फिश ऑयल वगैरह जो आपने बताया था बनाने के लिए नाइट्रोजन वगैरह, तो सर वो कब कब देना होगा सर? बेसिकली नाइट्रोजन जो स्टार्टिंग के पीरियड में पहले 1 महीने में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और बाकी सेकंड और थर्ड मंथ में पोटैश और इसके फास्फोरस की जरूरत होती है। जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो पोटैश फास्फोरस देना चाहिए। ओके लेकिन आपके जमीन में सॉइल कार्बन ठीक है, आपके हाँ। जमीन में एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं, तो एनपीके की जी जरूरत जी। आपको नहीं पड़ेगी। ओके 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 सर। मैंने सर इसका कुछ पीडीएफ मिल सकता है सर कि सीडलिंग के बाद में हमको कितने दिन के बाद में एंजाइम यूज करना होगा, लाइक? मैं बात करता हूँ। जी 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 सर, थैंक यू सर। विजया जी आप अनम्यूट करके बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बोलिए। वीडिंग का प्रॉब्लम बहुत आता है सर। किसका? वीडिंग। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो वीडिंग के लिए। बहुत पैसे जाते हैं उसमें, तो उसको कंट्रोल कैसे करें? अच्छा अच्छा। आप कौन सा क्रॉप लेती है और कितनी लैंड है आपके पास? लैंड तो 35 एकर्स है। अच्छा, और और क्रॉप क्या है? क्रॉप कौन सा लेना चाहेंगे आप वहाँ पे? कौन सा क्रॉप है? गन्ना, तूर या फ्लावर्स ऐसे लेते हैं। अच्छा ठीक है। तो हाँ। बेसिकली 2-3 चीजों पे हमें ध्यान रखना जरूरी है। एक तो हमारे जो भी बंड्स है उसके ऊपर आप
कुछ पौधे लगाइए, प्लांट्स लगाइए। उससे क्या होता है, हमारा जमीन का जो बायोमास है वो बढ़ता है। हमारे काफी सारे पतझड़ जो होती हैं उससे हमारी लैंड कवर होती है, उससे वीड्स कंट्रोल में हमें हेल्प मिलती है। और साथ में काफी सारे सीड्स खाने वाले जीवाणु भी वहां आते हैं, तो काफी सारा सीड का इंटेक वो कर लेते हैं, सीड का ग्रोइंग रेट कम हो जाता है, एक चीज। दूसरा, सोइंग के बाद में जब मैन्युअली हम उसे बैल से वो 2 रो के बीच में से अगर उसको हम कुछ वखरनी कर देते हैं तो उससे हमारा वीड कम हो जाता है। तीसरा, जब हमारी क्रॉप वीड के ऊपर चली जाती है तो नीचे कितना भी वीड्स रहने दो, उसका क्रॉप के ऊपर अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, बेनिफिट होता है, वो हमारे लिए नुकसानकारक नहीं है। ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारे क्रॉप से ऊपर वीड नहीं जानी चाहिए। अगर क्रॉप की हाइट हमारी 1.5 2 फीट है और नीचे 2-3 इंच के हाइट वाले विड्स है तो हमारे लिए उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये 2-3 चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बेनिफिट होगा। साथ में अभी काफी जगह पे जो ये आया है गाजर गवत, उसका काफी सारा प्रादुर्भाव हमें देखने को मिल रहा है। तो गाजर गवत के लिए हमें मैन्युअली अगर हम उसको काट के फ्लावरिंग के पहले अगर जमीन के अंदर डाल देते हैं, जमीन के ऊपर, तो उससे हमारे जमीन में काफी सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद मिलती है। उसमें काफी सारा नाइट्रोजन है उसमें, तो हमारे लिए वो बहुत फायदे का है। जैसे कि हम ऊपर से काफी सारे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो गाजर ग्रोथ वहीं पे फ्लावरिंग के पहले, फ्लावरिंग के बाद में नहीं, फ्लावरिंग के पहले उसको काट के डालेंगे तो थोड़ा सा लेबर आएगा, लेकिन हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। वो सॉइल के लिए और क्रॉप के लिए, दोनों के लिए हमारे बेनिफिशियल है। तो ये थोड़ा सा प्लानिंग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी स्टेज में होता है तो बैल से 2 रो के बीच में से बैल चलाएंगे हम तो छोटे स्टेज में पूरा निकल जाएगा आपका वीड्स, तब अच्छा। आपकी क्रॉप की हाइट बढ़ जाएगी। तब बाद में जो सेकंड स्टेज में आएगा वो कुछ नुकसान का नहीं है। तो ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। और जो बहुत ज्यादा फ्लावरिंग है कहीं पे इसका कांग्रेस ग्रास का, तो वो कैसे कौन से क्रॉप का? कांग्रेस बीड़ हाँ, जो है वही वो अगर हमें कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, फ्लावरिंग के साथ बहुत ग्रो हुआ है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए लंबे समय के लिए उसका कंपोस्ट पिट में डालना पड़ेगा। अच्छा, वो बेसिकली काट के या उखाड़? हाँ, नहीं, काट के, और उसको बेसिकली कंपोस्ट से अच्छा है कि वर्मी कंपोस्ट में डाल दिया जाए। कंपोस्ट में अच्छा, डालेंगे तो और सीड उसके बच सकते हैं। हाँ तो हाँ, पहले तो ये ध्यान देना है कि अगर हमें गाजर ग्रोथ का समूल निर्मूलन करना है तो फ्लावरिंग के स्टेज में हमें 2-3 बार साल में उसको काट के वहीं पे डाल दो उसको, तो नेक्स्ट जो उसका जो जर्मिनेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर जहां पे हमने काट के डाला है वहां से नेक्स्ट कोई भी विड्स नहीं आ सकती हैं, क्योंकि एक बार विड्स के ऊपर, सीड के ऊपर कुछ अगर हम कवर कर देते हैं तो वहां पे उसको सनलाइट नहीं मिलता, तो नई सीड वहां से जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको नया जर्मिनेशन अगर नहीं होना है विड्स का, तो पहला विड्स काट के वहीं पे डाल दो आप उसके ऊपर, तो बेटर रहेगा। और जो पर्टिकुलरली गाजर, उसके हाँ, ऊपर क्या करना फिर? यानी जहां से गाजर, काटा है वहीं पे डाल दो, बाकी कुछ हाँ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर उसको जल्दी हमें कंपोस्ट चाहिए तो उसके ऊपर एंजाइम स्प्रे कीजिए, तो अच्छा, एंजाइम में जो बैक्टीरिया बनेंगे वो बैक्टीरिया उसको खा डालेंगे, तो अच्छा, नेचुरल वैसे उसको इमीडिएट कंपोस्टिंग हो जाएगा। या थैंक यू। जी, जय गुरुदेव हाँ महादेव जी गोमारे सर. जी, जय जय गुरुदेव गुरुदेव. जी, गुरुदेव जी। हा. तर I belong to Amravati district in Maharashtra. अच्छा, बरं, हा. तर मला काही एन्झाईम विषयी प्रश्न विचारायचे होते. बरं बरं. ते असे की या कॉटन क्रॉप मध्ये स्प्रेइंगचा इंटरव्हल किती असायला पाहिजे एन्झाईमचा, तो एक मला प्रश्न आहे. आणि सीड ट्रीटमेंट पासून शेवटपर्यंत आपल्याला त्याचा यूज कसा करायचा तेवढं मला सांगा. सीड ट्रीटमेंटच्या अगोदर पण त्याचा उपयोग करायचा. आपल्याकडे 1 एकर जमिनीवर 200 लिटर पाण्यामध्ये 1 लिटर एन्झाईम टाकून जर आपण फवारलं पेरणीच्या आधी 3 वेळास, तर आपल्या जमिनीमधल्या खूप साऱ्या बॅक्टेरिया जे आहेत त्या साऱ्या फंगस निघून जातील आणि जे रूट मधनं आजार येतात, म्हणजे स्टेम मध्ये जे आजार येतात ते येणार नाहीत. दुसरं, बियाण्यासाठी आपल्याला 1:10 रेशो वापरायचे, म्हणजे 1 लिटर एन्झाईम 2 लिटर पाणी घ्यायचं आणि बियाण्यावर स्प्रे करायचं. बियाणं सुकून आपण ते टोकन करून लावू शकता.
तिसरा, कपाशीची उगवण झाल्यानंतर प्रत्येक 10 दिवसाला जर आपण स्प्रे केलं तर दोन हो. तुमचे प्रश्न सॉल्व्ह होतील. एक तर तुमचे पानाची साईज वाढेल, पाते आणि पात्या हा. नंबर ऑफ पाते वाढतील त्याचे, आणि जो नाही, बोंडाळीचा प्रॉब्लेम आहे, लाल बोंडाळी, ती तुम्हाला होणार नाहीये. प्रत्येक 10 दिवसात तुम्ही एन्झाईम फवारा. आणि हा. हा प्रयोग तुम्ही काय करा, 1 एकर 2 एकर क्षेत्रासाठी करा, आणि बाकीचं 1 एकर 2 एकर तुमच्या रेग्युलर पद्धतीने करा, आणि तुम्हाला कंपैरिजन करता येईल की 2 एकर मध्ये काय तुमचा फर्क झालाय तो. तो अच्छा. ये थोड़ा सा देखना जरूरी है. कोई भी हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे एक लैंड के लिए वो एक्सपेरिमेंट करें, और बाजू थोड़ी सी वो लैंड ऐसी रहे जहाँ पे कुछ आपने जो रेगुलर जो मेथड आप इम्प्लीमेंट करें वो मेथड इम्प्लीमेंट करें. तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं इससे ये हो सकता है. तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि 2-4 एकड़ आपके पास अगर लैंड है तो 1 एकड़ 2 एकड़ के लिए इस ट्रीटमेंट का उपयोग कीजिए. एवरी 10 डेज सॉइल ट्रीटमेंट से लेके सीड ट्रीटमेंट से लेके हार्वेस्टिंग तक आप उसका यूज कीजिए. क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह पे विदर्भा में जो हमने काम किया है, जो इंसेक्ट होते हैं, जो कपास के जो फल को जो डंक मारते हैं और अंदर से पूरा वो खराब कर देते हैं कपास अंदर की, उसको संरक्षण एंजाइम से मिलता है. लेकिन एवरी 10 डेज को आपको स्प्रे करना पड़ेगा 4 ml पर लीटर के हिसाब से. तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए. और साथ में एवरी 15 डेज में थोड़ा सा नीम की जो खल्ली होती है गोमूत्र के साथ मिला के वो भी थोड़ा स्प्रे कीजिए. उससे भी काफी सारे जो नए जो कीटाणु बनने वाले वो भी बंद हो जाए. तो नीम ऑयल या नीम की खल्ली यूज कीजिए और गोमूत्र के साथ में, और एंजाइम, ये दोनों चीजों से आपके कपास की पूरी कीट कंट्रोल में आ जाएगी. राईट. आणि दुसरं असं विचारायचं होतं, ऍग्रिकल्चरच्या व्यतिरिक्त आणखी आपल्याला याचा एन्झाईमचा दुसरा काही उपयोग करता येईल का? एक मिनिट. हा, आवाज येत नाही आपला, थोडस जोरात म्हणताय. हा, ऍग्रिकल्चर व्यतिरिक्त आपल्याला आणखी काय विषय युजेस याचे करू शकतो एन्झाईमचे? एन्झाईमचे खूप सारे उपयोग आहेत, पण शेतीसाठी एवढाच उपयोग करा. हा खूप मोठा टॉपिक आहे. एन्झाईमचे खूप सारे उपयोग आहेत. कधीतरी सविस्तर आपल्याला त्याच्याविषयी बोलेन मी आता. नंतर आपण फोनवर बोलू त्याच्यासाठी. बर काय हरकत नाही. धन्यवाद. नमस्कार जी. आदित्य जी, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ही थे एंजाइम्स के, कि एंजाइम समीर पूछ रहे हैं कि हर वैरायटी प्लांट और क्रॉप्स में यूज हो सकता है, और सुब्रमण्य जी भी पूछ रहे थे कि उसको सॉइल में भी यूज कर सकते हैं क्या एंजाइम्स को? बिल्कुल. लेमन को अगर लेमन नहीं आ रहा है आपकी, तो 2 चीज का आप यूज कर सकते हैं. बेसिकली आप उसको नीचे पूरा कवर कर दीजिए कोई भी एग्रीवेट से, और एंजाइम का स्प्रे करते रहिए. जितना भी रेडियस है आपके लेमन के पेड़ का, जहाँ पे दोपहर के 12 बजे आपको वहां पे जिस एरिया तक सनलाइट कवर है उस एरिया तक आप पूरा स्प्रे कीजिए लेमन के नीचे और पत्तों के ऊपर भी. तो फ्लावरिंग इमेज स्टार्ट हो जाएगी लेमन के. दूसरा, कोई भी आपके खेत में अगर जो पशु पक्षी है, घर में काफी सारे हमारे जानवर भी होते हैं, उसके डेथ के बाद में हम उसको कहीं तो भी किसको देते हैं, तो ऐसे डेथ होने के बाद में किसी को वो नहीं देना है. वो डॉग हो या कोई जानवर हो, कोई भी हो, तो ऐसे नीम के पेड़ के नीचे, लेमन के पेड़ के नीचे अगर उसको 3 फीट का गड्ढा करके हम डालेंगे तो लाइफ लॉन्ग उसको पोटेश और फास्फोरस मिलेगा. ये चीज के लिए पोटेश फास्फोरस की बहुत जरूरत होती है. तो नेचुरली उसका डिकम्पोस्टिंग जमीन के अंदर चालू हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से उसका फल आने चालू हो जाएंगे. ये नेचर का सिस्टम है, ये साइकिल है नेचर का. सब चीजें एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है. तो वो चीज का आप ध्यान रखिए और एंजाइम का यूज कीजिए. और एंजाइम जमीन के अंदर अगर आप आपके पास ड्रिप है, फर्टिगेशन कोई सिस्टम है, वाटरिंग की सिस्टम है, तो उसके साथ में पानी के साथ में एवरी 200 लीटर के साथ में 1 लीटर एंजाइम करेंगे, जमीन में देंगे, तो आपकी जमीन बहुत ही फर्टाइल बनेगी. आपको देखने को मिलेगा कि आपने तो कहीं वहां पे वर्मी डाले नहीं थे, लेकिन जमीन के अंदर आपके काफी सारे वर्मी बन जाएंगे और पूरी जमीन आपकी वर्मी कंपोस्टिंग का काम करेगी. तो ये एंजाइम का फायदा होता है. नंबर ऑफ मैक्सिमम यूजेस से आपका जमीन के अंदर वर्मी कंपोस्ट बढ़ेगा. तो ये आप इसमें जमीन में भी इसका यूज कर सकते हैं. या
और अगर if anyone has any more questions, you can put on chat or you can unmute yourself and ask. और कुछ 2 questions है महादेव जी. कोई पूछ रहा है कि एंजाइम्स कोई सेल करता है क्या, और जीवामृत बनाने का कोर्स कब होगा? तो एंजाइम्स सेल करने के लिए we will shortly have a platform जहाँ पे if you don't have 3 months to ferment your and make your own bioenzymes, आप वो प्लेटफॉर्म से खरीद सकेंगे. तो आई थिंक शॉर्टली विल लॉन्च इट, आपको बताएंगे हम मोस्टली नेक्स्ट मंथ. और जीवामृत बनाने का कोर्स जैनी हम कोर्स करते रहते हैं बहुत सारे. स्पेसिफिकली जीवामृत बनाने का कोर्स कब होगा विल अनाउंस ऑन ग्रुप्स. हमारे पुराने कोर्सेज कुछ लाइव हैं, यू कैन रजिस्टर फॉर इट. द सेपरेट कम्युनिकेशन विल गो टू यू कि आपको कैसे करना है. इफ यू वांट more details you can message me on WhatsApp. शेयर करेंगे उनको, हम बताएंगे. और किसी कुछ क्वेश्चन है उनको दे देते हैं. बिल्कुल या बिल्कुल. इसको कुछ भी क्वेश्चन है. आई थिंक इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग कि आप लोग ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे, बहुत ही यूजफुल थे ये बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए. सुब्रमण्यम जी कुछ हाथ ऊपर कर रहे हैं. उनने शायद पहले ऊपर किया था. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं सुब्रमण्यम. हाँ राहुल जी, थैंक यू. जो वीड्स के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन है जी, हमने अर्कनेट डाला है 1 एकड़ में. अच्छा स्पेसिंग दिया है 9 फीट बाई 10 फीट. कितना स्पेसिंग है? 9 फीट बाई 10 फीट. ओके. एक अर्कनेट 1 साल के लिए 9 फीट और प्लांट टू प्लांट इज. अर्कनेट की हाइट कितनी है? अर्कनेट की हाइट है करीब 1 फीट. 8 फीट है ना? 1 फीट. वो सिर्फ 6 महीने का प्लांट है. अच्छा. तो जो भी बीड्स आएंगे वहां पे उसको काट के वहीं पे डाल दो आप. स्टार्टिंग के 1-2 साल तक. 2 साल के आपको 6 महीने में 2 बार भी काट के डालेंगे तो इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने अभी क्या किया है कि अर्कनेट जो 10 फीट का स्पेसिंग है उसके बीच में हम रजनीगंधा डाले हैं. अच्छा. जो सुगंध राजा बोलते हैं, कर्नाटक में सुगंध राजा बोलते हैं, रजनीगंधा डाले हैं. पर अभी वो उगना शुरू हुआ है, पर इतना वीड्स है कि वीड सुगंध राजा के हाइट के ऊपर है. तो वो बहुत सारा वीड्स है जो घास है एसेंशियली. तो उसको क्या मैन्युअली करना है या मैं मल्चिंग कर लूं? अगर स्टार्टिंग में ही आप सीड लगाने के पहले अगर नेचुरल मल्चिंग करते तो सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो काफी कम हो जाता. हाँ. वो एक चीज ध्यान में. अभी जो भी सीड से मैन्युअली उसको आप निकाल के वहीं पे डाल दो तो नेक्स्ट वहां पे सीड वीड्स नहीं आएंगे. तो मैन्युअली हमको और मल्चिंग भी होगा, लेबर मैन्युअल भी होगा. लेबर का एक्सपेंस लगेगा पूरा. नहीं, उसको रूट से नहीं निकालना है. अच्छा. रूट से निकालेंगे तो आपका पैसा काफी लगेगा आपको. उसको काट के वहीं पे डाल दो. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो काट के डालने से क्या होता है कि आपको बहुत ही कम समय में आपका वीड पूरा काम हो जाएगा. और आपको बायोमास भी मिलेगा. ठीक है. मैं वही बोलता हूँ कि रूट के अंदर काफी सारे नाइट्रोजन होते हैं. वो सब आपके प्लांट्स के लिए बाद में फायदे के हो जाएंगे, क्योंकि जो वीड्स होते हैं उसका लाइफ 6 महीने से 1 साल तक होता है. तो पूरे रीड जमीन के अंदर रहेंगे तो जमीन का सॉइल कार्बन बनने में आपको मदद मिलेगी. तो ये सब इसका उपयोग करके लेना चाहिए हमें. हमारे लिए इसका डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है, लेकिन सही समय पे उसका उपयोग हम करना चाहिए. ठीक है. ओके, धन्यवाद. महादेव जी, एक क्वेश्चन आया प्रकाश जी का कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन जीवामृत और संजीवनी रस. हाँ, या काट के रूट पे ही डालना है. हाँ, बोलिए. आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही. बोलिए, आप बोलिए. Could you please explain difference between जीवामृत and संजीवनी रस? हाँ. बेसिकली संजीवनी रस काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है. ये 3 महीने की प्रोसेस है बनाने की. बेसिकली संजीवनी रस का जो टेक्निकल नाम है वो है एंजाइम. और एंजाइम के बारे में क्या पता है कि एंजाइम
कितनी जगह पे क्या क्या काम करता है। तो एंजाइम जो है उसमें वो फर्टिगेशन का भी काम करता है, पेस्टिसाइड का भी काम करता है, उसमें ह्यूमिक एसिड भी है, वो ग्रोथ प्रोमोटर भी है, वो पानी के साथ अगर मिल जाता है तो जमीन का मॉइस्चर भी वो मेंटेन करता है। पानी की कमी है तो जमीन को मॉइस्चर बढ़ाने से वो क्रॉप आपका सस्टेन भी हो सकता है। हमें गन्ने में यूज किया है, जहाँ पे गन्ने को हमने एक महीना पानी नहीं दिया तो भी एंजाइम यूज करने से वो गन्ना समर में सस्टेन हो पाया। तो यानी मल्टीपल उसके यूज हैं। जीवामृत जो है ओनली जमीन के अंदर आपके माइक्रोजीवी बढ़ाने का काम करता है, वो एक ही जीवाणु का इसका काम होता है जीवामृत का। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जीवामृत में थोड़ा सा ये होने से गोबर और ये होने से नाइट्रोजन भी क्रॉप को मिलता है, तो इमीडिएट क्रॉप की ग्रोथ के लिए आप उसका जीवामृत यूज कर सकते हैं। जी हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ हेलो। हाँ। हाँ, जो कांग्रेस ग्रास है उसको अगर हम काट के वहां डालते हैं फसल के उसमें, तो फिर से बहुत ज्यादा कांग्रेस ग्रास ग्रो होता है। वही 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 मैं कह रहा हूँ कि अगर उसको फूल आने के पहले काट देंगे तो नहीं हाँ, आएंगे, फूल उसके आने के पहले से है या ना? सीड हाँ, नहीं गिरने चाहिए। और जो रूट होता है एक बार बरसात जाने के बाद में रूट जो जमीन के अंदर हुए ना वो पूरे सूख जाते हैं। या जो अच्छा, हम फूल आने के बाद वाले कोई वहां नहीं डालना है ना, बीच में? वो नहीं डालना था। हाँ, वो नंबर ऑफ सीड वहीं बढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, वही बहुत ज्यादा ग्रोथ था जी देखा। जी जी। चलो, थैंक यू। सुपर, ये बहुत ही वैसे यूजफुल सेशन था। बहुत सारे क्वेश्चंस बायो एंजाइम्स पे थे, फार्मिंग पे थे, तो जो लोग शायद से न्यू भी हैं उनके लिए भी ये काफी यूजफुल था। जैनी, आप क्या टाइप कर रहे हैं? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस। और सुब्रमण्य जी ने बहुत ही अच्छा एक ग्रुप में मैसेज भेजा कि उन्होंने 500 लीटर एंजाइम्स बनाए हैं, तो अगर जिन्हें भी एंजाइम्स चाहिए हैं जो 3 महीना वेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सुब्रमण्य जी को कांटेक्ट कीजिए एंड ही कैन शेयर वॉट एवर ही हैज मेड, जितना भी वो कर सके। बढ़िया। मैंने अपना नंबर भी दे दिया। बहुत ही यूजफुल सेशन था महादेव जी, ऐसा हम सेशंस करते रहेंगे जी जी जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसा एक कम्युनिटी है जो फार्मिंग करता है और उनकी कुछ इश्यूज है जो हम रिजॉल्व करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। अगर किसके कुछ क्वेश्चंस है, वी हैव 3 minutes, दे कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड देन वी कैन एंड। अगर नहीं है तो वील एंड इट नाउ एंड वील मीट सून। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आपको असिस्टेंस चाहिए, वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो। और जो हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं उसके डिटेल्स विल शेयर इट विथ यू। जिनको भी इसमें से सूटेबल लगता है कि दे वांट टू लर्न दोस थिंग्स, दे कैन गो एंड एनरोल इन रजिस्टर। हमारे फ्री वर्कशॉप्स भी होते रहेंगे। नेक्स्ट मंथ विल प्लान मोर, so you can attend those as well. ठीक है, थैंक यू सुब्रमण्य जी, थैंक यू एवरीवन, and we'll meet soon again. चलो, Maybe thank you. tomorrow we have a session for course participants. If we have time, we'll also call you guys tomorrow for a session. ठीक है, thank you so much. जय गुरुदेव। थैंक यू जय गुरुदेव।